नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम ऐसे व्यक्तियों की मुलाकात आपसे करवाते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ अलग हटकर काम कर रहे हैं। तो आज इसकी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रही हैं रजनी जी। रजनी जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आप यहाँ पर आईं। आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार रजनी बहुत-बहुत, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया उषा जी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद एक अवसर देने के लिए। लोगों से जुड़ना मुझे हमेशा से पसंद है और जब भी मौका मिलता है, तो उस मौके से मैं चूकती नहीं हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपने तुरंत मान भी लिया। तो मैं रजनी जी का आपको बता दूं, रजनी सेन हु हैज बीन वर्किंग इन मीडिया सिंस लास्ट 15 years has been anchoring current affairs, sports, arts, and cultural programs. She has also worked with All India Radio and Red FM. She is also a voiceover artist and freelance writer. तो आपकी इतनी सारी बातें जो मैंने अभी पढ़ी, तो ये अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें हैं इकट्ठी, है ना? तो जब आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बताया कि आप बीएससी कर रही थी और अचानक से मीडिया में जाना, जर्नलिस्ट बन जाना, ये एक बहुत बड़ा ट्रांज़िशन है रजनी जी। तो इसके बारे में आपने कैसे सोचा? क्योंकि ये एक अलग तरह का एक है जिसमें अधिकतर लेडीज़ नहीं जाती। तो बताएँ। उषा जी, एक तो ये बात रही कि मैं मित्रों की और शिक्षकों की, अच्छे शिक्षकों की बहुत धनी रही। मतलब ईश्वर की मुझ पर कृपा है कि मुझे अच्छे दोस्त और अच्छे शिक्षक हमेशा से मिले हैं। मैं थोड़ी सी बचपन में स्कूल के वक्त से थोड़ी शाय थी, मैं पीछे रहा करती थी। उस वक्त भी मेरे टीचर्स जो थे, लिटरली जिसको कहेंगे, मुझे धक्का देकर हर चीज में, चाहे डिबेट हो, स्पीच हो या कोई भी हो, मुझे आगे किया करती थी। और जब मैं कॉलेज में गई, मैंने बीएससी किया। मैं स्कूल लेवल से डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी, लिखना मुझे पसंद था, अपने स्कूल यूनियन की अध्यक्ष थी। तो जब मैं बीएससी कर रही थी, मैथ्स कर रही थी, मैंने बीएससी बहुत ही मस्ती मस्ती में 3 साल निकाल दिए। बिल्कुल सोचा नहीं था आगे क्या करना है। और पत्रकारिता तो मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। मेरे दूर दूर तक मेरे खानदान में या मेरे परिवार में कोई है नहीं मीडिया से। तो मैं जब बीएससी के लास्ट ईयर में, मैंने एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसके बाद एक पोएट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया। और संयोग से हमारी केमिस्ट्री की मैम थी वहाँ, शैल बाला बघेल मैम। उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कई दफा मुझे सुना था। तो उन्होंने मुझसे कहा अपने पास बुलाकर कि सुनो बेटा, तुम इसके बाद एमएससी मत करना। एमएससी में तुम यहाँ बस ज्यादा से ज्यादा क्या, तुम एक सही बात टीचर बनोगी। जबकि मैं खुद टीचर बनना चाहती थी हमेशा से। मेरी बड़ी बहन भी टीचर है और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ टीचर्स का। बहुत ज्यादा दिल में उनके लिए सम्मान है। लेकिन मेरी उन जो आपकी शिक्षिका ने जिस प्रकार, जो पर्सनालिटी थी वो जी मतलब उनको लग रहा था कि कहीं कुछ और भी है छिपा जी, हुआ इसमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जर्नलिज्म को चूज करो। और फिर ऐसा कुछ समय का चक्र रहा कि मैंने ये मन में बात सोची, ठाना, और धीरे धीरे अपने आप चीजें होती गई। हालांकि मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया था, बावजूद उसके मैंने पत्रकारिता का जो इंटरव्यू था और रिटन टेस्ट था वो क्लियर किया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। और फिर मैं माखन लाल से, मैंने 2 साल का जो मास्टर्स डिग्री होती है एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन, अच्छा। उसमें मैंने मास्टर्स किया। ओके। तो कर तो लिया मास्टर्स, लेकिन जब हम कॉलेज में होते हैं ना, हम बहुत ज्यादा सुरक्षित वातावरण में होते हैं, मैम लोग होती हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है अपने ही सब 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 सबके साथ हो रहा है, अपने साथ। लेकिन जैसे ही जब हम जॉब के लिए निकलते हैं बाहर और बाहरी जी, दुनिया देखकर, तो डर भी लगता है कि क्या होगा। बिल्कुल। और पत्रकारिता इतनी आसान चीज नहीं लगती मुझे। जी तो आपके सामने क्या चुनौतियां थी जो आपने फेस की, और कैसा लगा आपको? उषा जी, मेरे सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां थी। मैं उस वक्त पर एक अंतर्मुखी लड़की थी। हुँ, अपने आप से तो खूब बातें किया करती थी, पढ़ा करती थी, लेकिन अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करना है वो कोई माध्यम मेरे पास नहीं था। मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं थी। हुँ, केवल हिंदी पर मेरी पकड़ अच्छी थी। पकड़ मतलब मुझे हिंदी बोलना पसंद है। उसी में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, किताबें उसकी पढ़ती रही हूँ, तो शायद उससे लगाव और अटैचमेंट एक अलग हुँ, किस्म का है। तो और दूसरा कि
मुझे कपड़े ठीक से पहनना नहीं आता था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जिस माध्यम में थी, ठीक है। पब्लिक रिलेशन, हाँ। एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, वहां आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। मुझे ओके। नहीं पता था कि किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो सब कुछ होते हुए भी मेरे भीतर, मुझे कई लोग कहते थे कि तुम बड़ी प्रतिभाशाली हो और तुम ओके। बहुत अच्छा बोलती लिखती हो, हम्म। लेकिन ये दो चीजें ऐसी थी जो मुझे बार बार पीछे खींच लेती थी। ठीक है। इन दोनों चीजों पर मैंने बहुत ज्यादा काम किया। और ओके। एक जो तीसरी चीज थी कि अपने भीतर के डर को निकालना, कि मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ। मैं बहुत अटैच्ड हूँ अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने शहर भोपाल से। तो हाँ। जब जब उसको छोड़ने की बारी आती थी तो मेरा दिल इतना डूब जाता था। उस पर मैंने विजय हासिल की, जीत हासिल की, अपने आप को मजबूत किया। और एक बार जब ठान लिया कि अब छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ना है, तो फिर सब कुछ होता हाँ, चला गया। बहुत सुंदर। तो जो आपने बताया कि हाँ, अपने ऊपर जो डर जो है ना, उस पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। जी अब भोपाल की एक लड़की दिल्ली आ जाती है, जी तो उस समय और क्या लगा कि दिल्ली एक इतना बड़ा शहर ना, क्योंकि मैं भी कलकत्ते से हूँ, तो अच्छा। कलकत्ता अपने आप में एक शहर बड़ा है, लेकिन दिल्ली तो और बड़ा है उससे, जी ऐसा दिखता है ना, फैला हुआ है। तो मैं भी कई सालों तक मैंने समझ नहीं पाती थी। तो आपका कैसा रहा ये अनुभव दिल्ली का? मेरे पहले 2 बरस दिल्ली में बहुत ज्यादा तनाव में बीते, हम्म। क्योंकि मैं जुड़ नहीं पा रही थी इस शहर से। भोपाल, सूरत और सीरत में एकदम अलहदा शहर है दिल्ली से। मिजाज वहां पर लोगों का अलग है। और एक तो बहुत ज्यादा कुदरत से के भीतर सिमटा हुआ शहर है। तो और मैं बचपन से प्राकृतिक माहौल से बहुत जुड़ी रही हूँ, बिल्कुल। पेड़ पौधों के साए में, फूल पत्तियों चिड़ियों के साए में। वो एकदम से छूट गया ना जब, तो खुद तैयार नहीं कर पाई थी खुद को। परिवार छूटा, वो माहौल छूटा। तो 2 साल लग गए अपने आप को समझाने में कि वो अब छूट गया है, वापस नहीं लौटेगा। तो समझाया खुद को इस शहर से जोड़ने की बहुत कोशिश की, यहाँ हम्म। दोस्त बनाने की कोशिश की। लेकिन स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक दोनों ओके। स्वास्थ्य मेरा खराब होता रहा। फिर ओके। ठान लिया कि अब छोड़ देना ये शहर। फिर छोड़ के चली गई। लेकिन ओह। कुछ ऐसे हालात हुए जब समझ में आया। मेरे पिताजी ने वापस लौटने पर मुझसे एक ही बात कही कि बेटा देखो, जज्बात, इमोशन ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हें जो अभी सैलरी मिल रही है, उतनी मेरी सैलरी अभी भी नहीं है। तो थोड़ी हम्म। पैसों की कद्र करो और बहुत जो बढ़िया। जिंदगी में मिला है उसको स्वीकार करो। अच्छा। तो मुझे ये बात बहुत मैं हालांकि मैं अपने पिताजी से बहुत सारी शिकायतें रही मेरी, लेकिन मैंने उनकी इस बात को समझा। समझा। और मैं वापस लौट के आई, और जब मैं वापस लौट के आई मन बनाकर, तब सब कुछ बेहतर होता चला गया। तो रजनी जी, आपकी मेरी मुलाकात आपसे जो है ना फेसबुक पर हुई, और आपके पोस्ट वगैरह मैं देखती हूँ। अच्छा, बड़े मजेदार होते हैं। मैं तो नहीं लिख सकती ऐसा, है ना। हर एक आदमी का ही ना एक अपना गुण है जो जी अंदर से, जैसे आप चाहे अंतर्मुखी रहें, लेकिन अंदर वो जो है ना, एक कला तो है, कलाकार छुपा है, कवि छुपा है। और बल्कि नॉट ओनली कविता, मैं देखती हूँ आप जो भी लिखते हैं ना, इतना मस्त लिखती हैं। तो जरा हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ कविता हो जाए, या कुछ ऐसी व्यंग भरी बातें, बड़ा मजेदार लिखते हो आप, हंसी भी आती है और तंज भी होता है उसमें। जी। लिखने का तो जैसे बचपन से शौक रहा। तीसरी कक्षा में थी तब पहले अपनी कविता लिखती थी, तब हम्म। पता भी नहीं था कि कविता लिख रही हूँ। हाँ। फिर मेरी दीदी को भी लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। हमारे घर में माहौल ऐसा था, पापा साहित्यिक किताबें लेकर आते थे और यूं ही बिखरी रहती थी घर में साहित्यिक पत्र अच्छा। पत्रिकाएं। तो वहां से शौक था। और पढ़ने के लिए इस कदर पागल थे कि अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे कि ना केवल धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी ये पढ़ा है, यहाँ तक कि मैंने मनोहर कहानियां भी पढ़ी। वो तो सभी, एक एज होती है तो ये सब पढ़ते हैं, और आप नहीं। अच्छा ही काम किए हैं पढ़कर। तो जहां भी अखबार के टुकड़े हम हाँ। जो अपनी कॉपियों पे कवर चढ़ाते थे, कॉपीज के ऊपर वो हाँ। अखबारों के कवर होते थे। तो क्लास में कभी मौका जब भी मिला तो उन्हीं को पढ़ डालती थी। मतलब कुछ ऐसी धुन थी पढ़ने की। फिर ऐसा है कि ऑब्जर्वेशन एक मुझे लगता है कि बहुत बाद में रियलाइज किया मुझे, लोगों को देखना और हम्म। उनको ऑब्जर्व करना, चीजों को ऑब्जर्व करना अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। शायद बचपन से ही था, क्योंकि शायद अंतर्मुखी रही थी तब इतना पता नहीं चला। तो फिर उनको देख के उनके बारे में लिखना, घटनाओं के हाँ। बारे में, चीजों के बारे में। और जो महसूस मुझे एक चीज और लगती है उषा जी, ये जो जिंदगी है, जो हाँ। हमारे आसपास चीजें हैं, वो अपने आप में इतनी खूबसूरत और हंसी और खुशी से भरी हुई हैं। सही। हम अपने तनाव उन पर डाल देते हैं, इसीलिए वो हमें वैसी नजर आती है। दर्पण में तो वही नजर आएगा ना जैसे हम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर।
तो मेरे भीतर का जो उल्लास होता है, या मेरे भीतर जो छुपा हुआ है अभी तक, जो बचपन वाली ऊर्जा चल रही है। आपके अंदर ना चुलबुलापन है। तो वो आपकी शायद। उसमें भी है और अच्छा है, अच्छा है, इसमें खराबी तो कुछ नहीं। हाँ, वो बचा रह गया। इतनी हाँ, सारी दुनियादारी और दिक्कतों के बीच में वो अचरज होता है, लेकिन अच्छा है अगर बचा रह नहीं गया नहीं तो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। आप पढ़िए अपनी कविता या जो भी आप शेयर करना अच्छा, चाहती हैं। हाँ, मेरे पास यूं तो हालांकि आप यकीन नहीं करेंगे, पोस्ट तो बहुत कुछ उसमें बहुत ज्यादा वैसी बातें होती हैं, मस्खरेपन की बातें होती हैं, हाँ, लेकिन जो हाँ, हाँ, कविताएं मैं बड़ी संजीदा लिख दिया हाँ, करती अच्छा हूँ, जाने ये अच्छा। कैसे हो जाता है। तो कई ऐसी कविताएं हैं हाँ, जो मैं एक कविता आपके यहाँ सुनाना चाहूंगी। एक मिनट मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। जैसे मेरे कई बार जब मैं दिल्ली आई थी, तो पहनावे को लेकर एक होता है, या फिर जो इस फील्ड में कई बार होता है ना, तो लिबास और इन सब चीजों की बातें बहुत होती हैं। ठीक बात। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप किसी शख्सियत को लिबास के भीतर मत बांधिए। उसको जानने की, जब आप लिबास को भेद के उस तक पहुंचते हैं ना, तो यस, असल में आपको पता चलता है कि वो आदमी कैसा है। ठीक तो बात। इसी पर कुछ लिखा था जी, कि हाँ, तुम्हारी नजर में मैं कुछ खास नहीं, पर मेरी शख्सियत मेरा लिबास नहीं। मैं इंतजार में हूँ अपने आसमां के, ऐसा नहीं कि मुझे उड़ने की प्यास नहीं। हाँ, मुझसे मिलो तो सच कहो या चुप ही रहो, झूठी तारीफें मेरे दोस्त मुझे कुछ रास नहीं। मैं क्या हूं ये तुम समझ ना पाओगे, जो मुझे परख सके वो नजर तुम्हारे पास नहीं। क्या बात है। तो रास्ते बहुत सुंदर। एक हो तो जरूरी नहीं हम सफर बन जाएं। हाँ, रास्ते एक हो तो जरूरी नहीं हम सफर बन ही जाएं। चाहते हो तो दिल में रहो मेरे आसपास नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से लिखती रहती हूँ, और ये जब एक। दिल्ली आए तब की बात है, जब ये जी लिखी जी गई है ना? जी। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि एक छोटे शहर में जब हम रहते हैं ना, वहाँ का कल्चर एक अलग तरह का होता है। बिल्कुल। जब मैं भी ऐसे ही आपकी तरह ही, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड। जी जब जी। मैं दिल्ली आई, शादी हो गई और जब फिर स्कूल ज्वाइन किया ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा है कि अटपटा सा कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस काफी है, अच्छा। काफी है दिल्ली में, है ना? जी जो जूते पहने हुए हैं उसी तरह के लड़कियों ने, टीचर्स ने कपड़े पहने हुए हैं उसी रंग के, स्वेटर भी काफी मैचिंग में, जो अब मैं भी करती हूँ, है हाँ ना? जी हाँ जी। तो अच्छा भी लगता है, ये सब सीखने की चीजें हैं, लेकिन हमारे कलकत्ते में ऐसा नहीं था इतना। जी जी वहां जी। पर साधारण थे। तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो जब बिल्कुल। हम इधर आए और हमने भी ऐसे ही देखा, तो ये भाव मेरे मन में भी उठते, तभी मैंने कहा कि जब आप दिल्ली आए तो ऐसा लगा कई बार ना। अब धीरे धीरे हम भी ढल जाते हैं और समझ आती है कि हाँ, इट मैटर्स, अच्छा लगता है जब आप जी ड्रेसअप जी। होते हैं तरीके से, है ना? बिल्कुल। बहुत सुंदर आपने लिखा और सब आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। रजनी जी। एक चीज और कहना चाहूंगी कि एक चीज जो महसूस मैंने की थी। अ, मैं सच बताऊं, मैं जब भोपाल छोड़ के दिल्ली आई थी, मुझे कतई ये नहीं लगा था कि भोपाल कोई छोटा शहर है, छोटा क्योंकि उससे शहर। पहले मैं रेड एफएम में काम कर रही थी। और हाँ, मैं आपको सच बताऊं कि भोपाल के जो लोग हैं ना, उनका आत्मविश्वास उनके पढ़ने लिखने और उनकी जुबान से है, बिल्कुल। उनकी भाषा से है। तो बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो कहीं आपको कोई रुकावट पेश आएगी। यस। लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन आखिरकार जीती मेरी जुबान ही, जीता हाँ, मेरा पढ़ना हाँ, लिखना ही। अभी हालांकि हम ये है। उसी पर आ रहे हैं कि जी आप इस वक्त डीडी न्यूज में हैं, और जी आपको क्या लगता है कि मतलब सबसे बड़ी चीज क्या होती है अपने पास, भाषा के बारे में या जो भी, जिस तरह से आप इतने आत्मविश्वास के साथ वहां बोलती हैं, एकदम फर्राटेदार बोलती है, मैं ये बोलूंगी, तेजी से बोलती है, तेजी है मतलब बातचीत में बिल्कुल भी। तो बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि जो आप एंकरिंग करती हैं उसमें क्या गुण है जो आपके सब आसपास घूमने लग रहे हैं? हाँ भैया, बढ़िया बोला आपने, बहुत ही सुंदर। जी। अ, पहली बात तो आपको खुद अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए। जी, अगर थोड़ा सा भी उसे बोलते या लिखते या पढ़ते समय किसी भी तरीके की हिचकिचाहट आपके भीतर है, तो फिर लगता है कि कहीं कोई जो सेतु है वो बन नहीं पाया है। तो हम्म, हिंदी, बात केवल हिंदी की नहीं है, बात यह है कि ये भाषा जो है वो मुझे मेरी तरह अभिव्यक्त होने का माध्यम देती है, बिल्कुल। और मुझे आगे बढ़ने का माध्यम देती है, इसलिए इससे लगाव होना लाजमी है। लेकिन हिंदी ने मुझे कभी रोका नहीं। हम्म, 2017 में मैंने उर्दू सीखी,
वाह! और बाकायदा हाँ, मैंने उसका एग्ज़ाम भी दिया अच्छा, और जाना कि कितनी खूबसूरत है वो भाषा बहुत भी, उसके सुंदर, बाद में आप हाँ। संस्कृत सीख रही हैं। अच्छा, तमाम भाषाएँ बड़ी सुंदर हैं। मैंने हुँ, लॉकडाउन में जैपनीज़ सीखने की कोशिश की अच्छा, और जितना मैं दूसरी भाषाओं को जानती जा रही हूँ, तो कुछ ऐसा है उषा जी कि जब आप दुनिया भर की और माँओं से मिल लेते हैं, तो आपको अपनी माँ और भी खूबसूरत लगने लगती है। तो कुछ ऐसा ऐसा ही हो रहा है हिंदी हाँ, के साथ कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कोई भी भाषा खराब या वो है, लेकिन जैसे-जैसे और दूसरी भाषाओं से जुड़ रही हूँ, तो हिंदी के प्रति और संस्कृत के प्रति और सम्मान बढ़ता जा रहा है। गुड, तो वेरी गुड। इतने सारे शब्द हैं इसके भीतर, इतना अथाह समंदर है, खजाना है। मैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में पूरा इसको नहीं, नहीं एक्सप्लोर कर पाऊँगी। बिल्कुल, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। नहीं, बहुत कुछ क्योंकि अब आपकी हर बात में ना मैं अपना भी जोड़ पा रही हूँ जी, क्योंकि जी, मुझे लगता है काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है। इस वज़ह बिल्कुल, से जोड़ना चाहूँगी कि मैं भी जहाँ-जहाँ गई ना वहाँ से मैंने भाषाएँ सीखी। मैं बंगाल में थी तो बंगाली आई, असम में गई तो असमिया आई। अच्छा बंगाल में जब थी तो गुजराती परिवार थे पास आस-पास, वो फिर स्कूल में संस्कृत थी। तो हुआ क्या कि जब आप इतनी सारी भाषाएँ जान लेते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है और बिल्कुल। हिंदी तो अपनी तो है ही, ऐसा लगता है ये तो अपनी हाँ, है और पढ़ने में और मजा आता है। और अथाह किताबें, जब मैं लाइब्रेरी में घुसती थी मैंने हमेशा लाइब्रेरी से कहा यार ये कब पढ़ पाऊंगी इतना, इतना ये कुछ लिख गए हैं लोग, है ना, बिल्कुल। बहुत कुछ छूटा हुआ है ये अभी मैं कहाँ आपकी हाथ बात ही से नहीं इतनी आता। सहमत हूँ कि मेरे दफ्तर के सामने साहित्य अकेडमी है और आप यकीन नहीं मानेंगी कि मैं कई बार ऐसे लम्हे चुरा कर भाग जाती हूँ और जब मैं किताबों के बीच में होती हूँ तो जिस बच्चे को मीठा पसंद होता है और वो चॉकलेट की दुकान में चला जाए तो उसकी क्या हालत क्या होती है, हालत तो हुई मेरी और हालत वहाँ वही होती इतना कुछ है ना कि पढ़ने के लिए इतना समय नहीं होता, लेकिन हाँ जितना समय निकाल लो और कर लो तो अच्छा लगता है। तो है। बहुत अच्छा आपने बोला। तो जब आपने ये करियर चुना रजनी, इट वाज नॉट इजी, चुनौतियां तो बहुत आई होंगी, राइट। है ना? जी। तो जरा सा एक दो जरा एग्जाम्पल दीजिए आप कि किस तरह की चुनौती का आपको सामना करना जी। पड़ा। देखिए मैंने सबसे पहले जब मैं रेडियो में थी, रेडियो का एक अलग माहौल होता है, एक वहाँ का जो दुनिया होती है वो पूरी तरह अलग होती है। अच्छा। म्यूजिक होता है सबसे बड़ी बात, तो चाहे कितनी भी चुनौतियां और चैलेंजेस हो, म्यूजिक आपको बहुत संयत रिलैक्स बनाए करना। रखता है, रिलैक्स करता है और क्रिएटिव वर्ल्ड है, क्रिएटिविटी को मिलता है। लेकिन जब मैं न्यूज में आई, कभी नहीं सोचा था कि न्यूज से जुड़ूंगी, बिल्कुल भी दिमाग के किसी कोने में ये नहीं था कि मैं एक न्यूज एंकर बनूंगी। एंकरिंग मेरे दिलो दिमाग में ही नहीं था, लेकिन होता गया। तो जब जुड़ी और मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ी, ओके। तो मेरे लिए रात को घर से बाहर रहना एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए एक मेंटल ब्लॉक था। सही एक बात। दिमाग में एक अजीब सा डर, जैसे मैं अपना कॉन्फिडेंस खो देती थी जब मुझे दफ्तर में रात को रुकना पड़ता था। अच्छा। तो और मैं परफॉर्म नहीं कर पाती थी, मैं बहुत डरी रहती थी, मेरी परफॉर्मेंस इससे खराब हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक तो है। हाँ, पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन मुझे इतने दिनों में ये बात समझ में आई कि शायद मैं नाइट पर्सन, मतलब रात को नहीं हूँ, जागने हाँ। वाली, या मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, और मैंने ये बात अपने ऑफिसर्स को बताई और उन्होंने भी इस बात को समझा और फिर मेरी नाइट शिफ्ट्स बंद हो गई। तो मुझे ये लगता है कि बजाय अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल बनाने के, हमें कुछ कमजोरियां अपनी स्वीकार करनी बहुत चाहिए। सुंदर बात बोली आपने, ये तो बहुत ही उसमें प्यारी कोई बात। बुरी बुरी बात नहीं है, आप एक इंसान है और सबसे ज्यादा जरूरत है खुद को पैम्पर, खुद को प्यार करना जरूरी है। जो एक चीज मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, जिससे मेरी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, अगर मैं उससे दूर रहकर अपने आप को खुश रख सकूं तो इसमें क्या बुराई है, मैंने किया बिल्कुल। और बेहतर हुई। तो ये एक चीज थी, ये एक चीज अभी भी मुझे परेशान करती है। ये मुझे हो सकता है कि आप इसे मेरी कमजोरी माने, लेकिन मैं रात को कहीं बाहर रह के काम नहीं कर सकती ठीक है। और मैंने इसको स्वीकार किया है। तो अच्छी बात है, ये देखो ये आपको पता लग गया ना। और जी, इससे बड़ी बात और भी है कि आपने अपने अधिकारियों से कहा और उन्होंने जी, इस बात को समझा। बिल्कुल ये समझा भी जी। बहुत ज़रूरी है ना, आपने तो वो बताया और वहाँ पर उन्होंने समझा, उसको एग्री किया, तो दोनों में आपस में हो गया भाई, तो जी, अच्छी बात है। आप अब अपने बेस्ट पर हो, है ना? जी, अगर आप वो पकड़ के नहीं भाई रात में ही करो, ज़बरदस्ती करो, तो वो मज़ा नहीं आता जी, उसमें, जी, जी, तो बिल्कुल। नेचुरली परफॉर्मेंस पे फिर तो असर आता है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि अगर हमारे भीतर कोई तकलीफ है, एक्चुअली हमें जिस माहौल में बड़ा होना सिखाया जाता है उसमें कहता है बेटा एडजस्ट करो, क्योंकि तुम्हें जो मिला है वो किसी को नहीं मिला। ऐसा यस। नहीं होता है। सबसे जरूरी है कि आप अपने भीतर जो है खुश रहें जिस चीज से। अगर आपको चीज खुशी नहीं दे रही तो कोशिश करनी चाहिए
अपने आप को बदले, नहीं बदल पा रहे हैं तो फिर आपको वो चीज छोड़ देनी चाहिए। मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये रास्ता आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए किसी हम और दूसरा के लिए। रास्ता ले बिल्कुल और उसमें एग्जैक्टली। और अच्छा ही करोगे, हाँ, क्योंकि और मैं ये अपने दिल बिल्कुल से नहीं कर कह रहे हैं। रही कि दूसरी लड़कियां जो नाइट शिफ्ट करती हैं या जो करती हैं वो गलत हैं नहीं या नहीं नहीं, कर सकते, बिल्कुल मैं उस चीज के लिए नहीं बनी शायद। होता है। अब जैसे मुझे बोलो, फिर से बोलूंगी यही बात कि मुझे 11 बजे के बाद मेरी आंखें ही नहीं खुलती जी जी। तो नहीं हो पाता भाई, जो चीज नहीं हो पाती नहीं हो पाती। हम लोग अर्ली राइजर्स हैं, इसलिए नहीं हो पाता हम, तो कोई बात नहीं है ना। और एक बड़ी समस्या जो आती है, चाहे कोई भी फील्ड की हो, करियर वुमन जो है, वो करियर देखे या बच्चे को देखे, वो यहाँ तो। पर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ना। जी। हम हाँ। सोचते हैं हम घर भी पूरा अच्छे से संभाल लें, हम बच्चे को भी संभाल लें, अरे घर से हम जा रहे हैं, बच्चे का क्या होगा। बहुत सारी उस समय जद्दोजहद दिमाग में चल रही होती, करेंगे तो क्या करें। आपने क्या फेस किया, कैसे उसको ओवरकम किया? जी, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण और मेरी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ बड़ा अहम सवाल है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ इस मायने में बहुत लकी रही हूँ कि मेरे पति जो हैं वो बे इंतहा प्यार करने वाले तो हैं ही, बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। तो जब जब उन्होंने देखा कि मैं जहाँ जिस चीज में मतलब टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ, उन्होंने फौरन न केवल मुझे पकड़ा बल्कि उस चीज से दूर करके उस तनाव को कम किया और खुद अपने हम्म। ऊपर ले लिया। तो एक हम्म। ऐसी शिफ्ट थी 4 बजे की मॉर्निंग शिफ्ट जो अच्छा। मुझसे नहीं हो रही थी और मेरे ओके। ऑफिस में लगभग 70% या 80% जो माए हैं वो यही शिफ्ट करती हैं सुबह 4 बजे वाली, क्योंकि वो 1 बजे फ्री हो जाती है और बाकी अच्छा। पूरा दिन बच्चों के लिए होती है। मैंने कोशिश की, ट्राई किया कुछ साल, लेकिन उसके बाद मुझे डिप्रेशन सा होने लगा इस ओके। शिफ्ट से। तो मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई, उससे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ये शिफ्ट मत करो, मैं ये शिफ्ट करता हूँ और हम कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और सच में उन्होंने अपने लिए लिया। वो रात को उनको सोने में तकलीफ नहीं होती है, जल्दी सो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मुझे सोने को लेकर कुछ इश्यूज थे, शुरू से रहे हैं और मैं उन पे अब काम कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद वो शिफ्ट मैंने नहीं की, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और एक दूसरा चैलेंज होता है जो आपने सही बात की कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना उषा जी, तब मैं निकल जाती हूँ, उसके बाद मैं हम्म। पीछे ये नहीं सोचती कि बच्चों का क्या हो रहा होगा। बहुत क्योंकि सही है। हाँ, शायद मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव है इसलिए। इसलिए ना आप हाँ, फ्री हो जाते हैं फ्री हो उससे। जाते हैं, पर ये बहुत जरूरी। लेकिन मैं कुछ चीजें छोड़ती हूँ, हम्म। कैसे खिला रहे होंगे, क्या पहना रहे होंगे, कोई बात। इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल जी, नहीं मैंने तो छोड़ दिया अगले तो को छोड़ लगता दिया। है कि विश्वास नहीं है। जब बिल्कुल विश्वास नहीं रखोगे तो फिर अगला जो देख रहा है बोलेगा तो तुम करो अपना, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। छोड़ देना चाहिए। हाँ वो करेंगे जरूर, वो बच्चा उनका भी जी है ना, जी जी। ये और बात वो कई बार कई चीजों में बेहतर ढंग से बेहतर करते करते हैं। हैं और ये ये बात मातृत्व की जो डेफिनेशन जो किताबों और फिल्मों ने बनाई हुई है उसमें ना मतलब वो आगे ही निकल जाते हैं। सही बात है, बहुत आगे हैं वो। मेरे हस्बैंड भी वही आप जो जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि मैं भी वर्किंग वुमेन रही हूँ, तो मेरे घर परिवार का भी पूरा योगदान रहा, पूरा मेरी मदर इन लॉ का, हस्बैंड का, उसी से आप कुछ आगे निकल पाते हो। नहीं तो बिल्कुल। ये जो है ना, एक तरह से देखो, बांध के पीछे मातृत्व होता ही है, पीछे हाँ, खींचते हैं हम, नहीं खींचता ये है। नहीं काम करेंगे, बच्चे को प्रॉब्लम है। कई बार बीमार होता है बच्चा, उस समय छोड़कर जाना तो और भी कचोटता है। लेकिन घर में अगर कोई है तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, ये और बात ये है। ऐसा माहौल मैं दुआ करूंगी कि भगवान हर औरत को सभी मिले। को दें, बिल्कुल। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और किचन का काम करना भी जरूरी है हस्बैंड्स के लिए। बिल्कुल। वो यही तो हर आपने इतनी लड़कों अच्छी को आना बात चाहिए। कही, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले कभी नहीं किया था। लेकिन ओके। जब हम लोगों ने साथ में अपना घर बसाया, हम्म। उन्होंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपना घर छोड़ा, फिर हम लोगों ने अपना घर जब बसाया तो हाँ। उन्होंने ज्यादा ही जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हुई हैं। किचन हम्म। भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने पहले नहीं किया तो मैं अब नहीं करूंगा। बहुत सुंदर। और उन्हें खाना बनाने का बड़ा शौक भी है। अच्छा। तो हाँ हाँ, उनकी बनाई हुई चीजें मेरे बेटे को ज्यादा पसंद आती क्या है। बात है हमारे घर भी यही हिसाब है। आज तो ऐसा लग रहा है कि रजनी जो थोड़ी उम्र में छोटी है मुझसे, पर बातचीत वही हो रही है पूरी, जैसे कि मुझे लग देखिए रहा है रिफ्लेक्शन देखिए, आ रहा रजनी जहाँ अपने कदम रोकेगी वहीं से उषा शुरू होगी। है हाँ क्या बात है, क्या बात है सही है, तो नाम के साथ भी आपने पूरा जोड़ दिया अपना। बहुत सुंदर रजनी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो अब हम चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप क्या बोलना चाहते हैं इस करियर के बारे में, जो लड़की ऐसे है
सोच रही है कि भाई मैं, क्योंकि अब फील्ड्स बहुत निकल रही हैं, कई लोग जी। जर्नलिज्म करना चाहते हैं और लड़कियां खासकर अगर करना चाहती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? 2 चीज़ें हैं कि देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ, ये फ़ील्ड ऐसी है कि जहाँ पर अगर आप एंकर बन रहे हैं, तो आपको लोग देखेंगे पहले हुँ। और आपके कपड़ों पर ध्यान देंगे। लेकिन आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आपने पढ़ा है, क्या आपका नॉलेज है, अंततः वही आपको वही, काम आता है। ठीक है। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपके भीतर जो ये इल्म का खजाना है, वो कॉन्फिडेंस आपको देता है। कभी कभी आपके कपड़े फीके पड़ जाते हैं, लेकिन आपके जो शब्दों का भंडार है या फिर आपने जो पढ़ा लिखा है, जो देखा है, वही आपके काम आता है। तो जहां भी पढ़ने के लिए मिले, जहां भी लोगों से जुड़ने का मौका मिले, हुँ, पत्रकारिता केवल लोगों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा मंच है। हुँ, और उसमें जरूरी नहीं कि आप सनसनीखेज खबरें करें या जिस भी फील्ड में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोग जो है वो आपकी ऊर्जा होनी चाहिए, लोग आपका नेटवर्क होना चाहिए। खबरें वहीं से निकलती हैं। हुँ, और कहानियां, अच्छी कहानियां, मेरा तो ज्यादा जो नजर होती है वो इंस्पायरिंग स्टोरीज को होती है। जी, तो और मैं फेसबुक पे भी ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे वहां से बहुत अच्छी स्टोरीज मिलती है बिल्कुल सही बात। और ऊर्जा मिलती है। तो लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल जरूर कीजिए, चाहे जी, आपके शहर हो, बस हो, रेलगाड़ियों से यात्राएं कीजिए। और आम जो लोग हैं ना, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपकी मेड हो, चाहे वो आपके घर आने वाला सफाई वाला हो, कोई भी हो, उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए। वो आपको असल में जो असल दुनिया होती है उसका सबक देते बिल्कुल। ये सब इतने छोटे-छोटे किरदार रखते हैं, लेकिन इतने सारे, जैसे आपने मेट्रो का उस दिन लिखा था हैं। तो वहाँ पर बहुत से किरदार दिखते हैं, है ना? कहानियों के, और वहाँ से कहानियाँ बुनी जाती हैं। तो जो पत्रकारिता करने का शौक रखते हैं या सोच रहे हैं, ज़रूर रजनी जी की बात पर ध्यान दें। और अवश्य, और ये अच्छा है, ये वाला कोर्स अच्छा है पत्रकारिता का। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा है। आपको अगर सच में समाज सेवा करनी है या फिर लेखन के माध्यम से लोगों से जुड़ना है, तो इससे बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। और इतनी सारी हमारी चीजें हैं जो आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, और पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छा मंच बन सकता है लोगों से जुड़ने का। तो रजनी जी, आपसे बहुत सारी बातें कर ली, आधे घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं पता ही चला, नहीं तो चला, उड़ गया है। उड़ गया। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत, और मुझे तो काफी रिफ्लेक्शन अपना ही जैसे बचपन का और सारी बातें ना ऐसी लग रही थी। तो बहुत ही अच्छी बातचीत रही, और आशा है हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपसे बहुत प्रेरित होंगे। तो आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया उषा जी, मुझे मंच देने के लिए, और आप सभी का बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।